नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, चौपाई छंद का पूर्व रूप इनमें से क्या है? पद्दड़िया, पदझटिका, अरिल या चौपाई? चौपाई छंद का पूर्व रूप इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है अरिल। आयोग ने अरिल को माना है, लेकिन कुछ लोग चौपाई को भी मानते हैं, जो कि 15 मात्राओं का एक छंद था। चौपाई में 16 मात्राएं होती थी और चौपाई में 15 मात्राएं होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक कथन है और आपको बताना है कि यह कथन किसका है। कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या राहुल चंद्रत्यायन का? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इनका इतिहास संबंधी ग्रंथ है, उससे यह कथन लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाद। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, राम भक्ति शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति की किस शाखा से है? यह थे राम भक्ति शाखा के कवि। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलानामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या कहरानामा में? किसमें कयामत का वर्णन है जायसी की किस रचना में? यह रचना है आखिरी कलाम, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तुता आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या मध्वाचार्य? सही उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या चैतन्य महाप्रभु? गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 8 है, हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, चीत स्वामी या स्वामी हरिदास? राइट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। 84 के रचयिता है हित हरिवंश और इस रचना में जो है 84 पद हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यह कथन है और आपको बताना है कि किसका कथन है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर पर अवधि का अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। शुक्ल जी का कथन है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न? यह किसका कथन है? किस रचनाकार की यह पंक्ति है? सही उत्तर है तुलसीदास। यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं, रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 11 है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल जी का या रामविलास शर्मा का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र ने, सुरति मिश्र ने, नृपसंधु ने या पजनेश ने? मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। कुलपति मिश्र ने भी की है, नृपशंभु ने भी नक्शिक वर्णन नक्श से संबंधित रचना की है, सुरति मिश्र भी और पजनेश भी। इन चारों
रचनाकारों की नखशिख शीर्षक से रचना है, तो इसमें सबने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की, मुबारक की, बेनी प्रवीण की या रामसिंह की? अंग दर्पण किसकी रचना है? रचना है रसलीन की। विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। 1737 ईस्वी इस रचना का समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वे वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीप, श्लेष या व्याज स्तुति? से उत्तर है श्लेष। श्लेष अलंकार का यह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। वृष भानुजा यानी कि वृष भानु की पुत्री राधा भी कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ होगा वृषभ की अनुजा यानी कि गाय। वहीं अगर हलधर की बात करें तो हलधर बैल को भी कहते हैं, और हलधर बलराम को कहते हैं, यानी बलराम के भाई कृष्ण का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। पानिप अपार घन आनंद उगति ओछी जतन जुगति जोन्ह कौन पे नपति है। ठीक है, उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, या नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, और यह पंक्ति जो है यह घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिए। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या नंद दुलारी वाजपेयी जी ने? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत या विष्णु प्रिया? कौन सी रचना गुप्त जी की इनमें ऐसी है जिसमें नायिका की प्रधानता नहीं है? वह रचना है पंचवटी। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की, रामशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की, माफ कीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? यह पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की, यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र का, रश्मिरथी का, परशुराम की प्रतीक्षा का या उर्वशी का? इनमें से किस कृति का कथानायक कर्ण है? यह रचना है रश्मिरथी, और इसमें कथानायक कर्ण है। रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? इसमें 7 सर्ग हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? अज्ञेय, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध? किसकी पंक्तियां हैं यहाँ? यह पंक्ति है मुक्तिबोध की। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? इंद्रधनुष रौदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार या हरी घास पर क्षण भर? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इंद्रधनुष रौदे हुए ये। इस कविता का नाम है जितना तुम्हारा सच, और यह अज्ञेय की कविता है। यह कविता इन्होंने 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 1955 में लिखी थी, और इस रचना को इन्होंने ट्रेन में बैठकर लिखा था। ठीक है, और यह इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संकलन में संग्रहित है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या उदय शंकर भट्ट? विद्रोहिणी अम्बा किसका नाटक है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उदय शंकर भट्ट का यह पौराणिक नाटक है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है? अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या दशाश्वमेध? किस नाटक का नायक जो है प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है? से उत्तर है लहरों के राजहंस, जो कि मोहन लकेश का नाटक है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? आपको इन्हीं ऑप्शंस में से बताना है कि सबसे अधिक इनमें से सबसे अधिक किसने नाटक लिखे हैं। से उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण लाल ने। इन्होंने कुल 30 नाटक लिखे हैं और लगभग 100 से अधिक या लगभग 100 एकांकी नाटकों की रचना इन्होंने की है। 30 नाटक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 25 है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन सा है? माधव, अलगू, हल्कू या रघु? पूस की रात कहानी जो है यह सर्वप्रथम माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी सर्वप्रथम माधुरी पत्रिका में इसके मई के अंक में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें पात्र जो है इसका प्रमुख पात्र है हल्को, विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश? सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुई थी रचना? इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। यह 1952 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 27 है, आवारा मसीहा औपन्यासिक कृति किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के, बंकिम चंद्र के, महात्मा गांधी के या विवेकानंद के? राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। झरोखे, कड़ियां, बसंती या पीढ़ियां? सही उत्तर है इसका पीढ़ियां। यह अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भीष्म साहनी का नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य और डूब? मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया था वह था वरुण के बेटे, यानी विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या पद्म सिंह शर्मा? आसान सा प्रश्न है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 31 है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास? कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? से उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। साथ ही माधवराव सप्रे भी इस पत्रिका के संपादक थे। 1924 ईस्वी से यह पत्रिका प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी और यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न संख्या 32 है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या इलाचंद जोशी? से उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी में गांधी जी की जीवनी लिखी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हमअस्मत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद? से उत्तर है हमअस्मत। यह एक संस्मरणात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 34 है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? लुकास का, कॉलरिज का, I.A. रिचर्ड का या T.S. एलियट का? से उत्तर है T.S. एलियट। यह T.S. एलियट का कथन है। प्रश्न संख्या 35 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है?
वर्ड्सवर्थ की, टी.एस. एलियट की, कॉलरिज की या आई.ए. रिचर्ड की? सही उत्तर है टी.एस. एलियट। इसका भी सही उत्तर टी.एस. एलियट ही है। प्रश्न संख्या 36 है। पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? अरस्तु ने, लॉन्जाइनस ने, टी.एस. एलियट ने या आई.ए. रिचर्ड ने? सही उत्तर है लॉन्जाइनस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? कॉलेज का, क्रोचे का, लेविस का या वर्ड्सवर्थ का? राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ का। प्रश्न संख्या 38 है। नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? नया साहित्य नए प्रश्न किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? यह है नंद दुलारी वाजपेयी जी का ग्रंथ। विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था? 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 है। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या काव्य लक्षण से? काव्य के 3 हेतु मुख्यतः माने जाते हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सही विकल्प है विकल्प ए, काव्य हेतु। ठीक है, काव्य हेतु के 3 प्रयोजन, 3 काव्य हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पिछली क्लास में हम इससे से संबंधित देख चुके हैं। ठीक है, काव्य हेतु की एक क्लास हुई है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन या अंबिका दत्त व्यास? आसान सा प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया था, संपादक भी थे। कब से आरंभ हुई थी यह पत्रिका? 1868 ईस्वी से यह पत्रिका आरंभ हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रचनाएं हैं ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन और हंस जवाहिर। देख लेते हैं सबके समय को। ज्ञानदीप का समय है 1619 ईस्वी और प्रेम रतन का समय अज्ञात है। ठीक है, इसका समय नहीं मिलता है। अगर बात करें इंद्रावती की, तो इंद्रावती का समय है 1744 और हंस जवाहिर की बात करें तो यह है 1736। इस तरह से विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। अगला प्रश्न है, यह भी रचना काल के आधार पर क्रम से लगाना है। रचनाएं हैं मृगावती, चंदायन, मधुमालती और चित्रावली। देख लेते हैं सबके समय को। मृगावती का समय कब है? यह है 1503 की रचना। ठीक है। चंदायन का समय कब है? 1380 इसका समय है। और मधुमालती कब है? मधुमालती है 1545। चित्रावली कब है? 1613 ईस्वी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, मधुमालती और फिर चित्रावली, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 43 देखिए। जन्म काल के आधार पर इन्हें हमें क्रम से लगाना है और रचनाकार है भूषण, चिंतामणि, केशवदास और सेनापति। सबसे पहले केशवदास आएंगे, यानी कि विकल्प बी से सी से उत्तर हो जाएगा। फिर भी समय को देख लेते हैं। केशवदास का समय हो जाएगा 1555। वहीं अगर बात करें सेनापति की, तो इनका समय होगा 1589। चिंतामणि का समय कब है? इनका समय है 1609 और भूषण का समय हो जाएगा 1613। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है। जन्म काल के आधार पर इन कवियों को सही क्रम से लगाना है और रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगमोहन सिंह। सबसे पहले अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और जगमोहन सिंह हो जाएंगे 1857 ईस्वी में। तो इस तरह से विकल्प इसका सी से उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? कृतियां हैं कानन कुसुम, आंसू, झरना और लहर। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं इनके समय को। कानन कुसुम है 1913 में, और आंसू की बात करें तो यह है 1925 में। झरना है 1918 में, और लहर की बात करें तो यह 33 में है। तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। अगर समय की बात करें तो नागार्जुन का समय हम देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1911 में। त्रिलोचन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था 1913 में, और नरेश मेहता का जन्म हुआ था 1926 में। इस तरह से इसका विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। फिर से हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम चुनना है। देख लेते हैं सबसे पहले। अगर बात करें कबीरा खड़ा बाजार में की, तो यह 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हानूस 77 में प्रकाशित हुआ था। माधवी जो है यह कब प्रकाशित हुई थी रचना? 1985 में थी, और आलमगीर 99 में थी। तो आलमगीर सबसे अंत में होगी, और सबसे अंत में विकल्प बी में है, तो विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है, और इनका सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकृतियां होती हैं बिंदु, पताका, प्रहरी, बीज और कार्य। इसका सही क्रम होगा बीज, बिंदु, प्रकरी, पताका और कार्य, यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? पूरा दिखने के लिए मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। उपन्यासों में है उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठगुलाब। इनके समय को देख लेते हैं। उसके हिस्से की धूप जो है यह 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वहीं अगर बात करें चितकोबरा की, तो यह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैं की बात करें तो यह 1984 में प्रकाशित हुआ है, और कठगुलाब जो है यह 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका विकल्प ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमें जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम बताना है। कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल। सबके समय को देख लेते हैं। प्रतिध्वनि की बात करें तो यह 26 में प्रकाशित हुआ था, 1926 में। छाया की बात करें तो यह 1914 में है, और आकाशदीप की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंद्रजाल कब है? इंद्रजाल है 1939 ईस्वी में। तो विकल्प की बात करें तो सबसे पहले छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और उसके बाद इंद्रजाल, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगली क्लास जो होगी वह आपकी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित फुल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसकी होगी। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।